नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना हर घर जल केवल कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के हमारे सपनों की अभिव्यक्ति है। वित्त मंत्रालय ने कहा, राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 2,78,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई भुगतान लंबित नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अगर विपक्ष शासित राज्य आयातित शराब पर कर में कटौती की बजाय पेट्रोल के करों में कटौती करें तो ईंधन सस्ता हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 90 दिन के अंतर मंत्रालयीय अभियान आजादी से अंत्योदय का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी योजना की सुविधा का लाभ उठाने के लिए इस महीने की 26 और 27 तारीख को रिकॉर्ड 3,50,000 लोगों ने टेली परामर्श के लिए पंजीकरण कराया। जम्मू में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के अंतर्गत 100% परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने वाला देश का पहला जिला बना। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में मेजबान केरल और कर्नाटक की टीम के बीच पहला सेमीफाइनल आज शाम मल्लापुरम में खेला जाएगा और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सरकार की केवल योजनाएं ही नहीं हैं, बल्कि गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए हमारे सपनों की अभिव्यक्ति भी हैं। प्रधानमंत्री ने आज असम में कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत भारत को एकजुट करती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। जनजातीय समाज की संस्कृति, भाषा, भोजन, कला और हस्तकला देश की समृद्ध धरोहर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण सरकार ने पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA हटा लिया है। नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। इन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है। बोडो समझौते के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने 2020 में शांति बनाए रखने के नए द्वार खोले हैं और पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलोंग के कई संगठन शांति और विकास के संकल्प में शामिल हो गए हैं। पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलोंग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी NLFT ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी, उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शांति समझौते के अंतर्गत उन्हें 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस शांति समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में 6 उग्रवादी गुटों ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र कार्बी आंगलोंग और असम के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2600 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य आज शुरू हो गया। ऐसे सरोवरों में जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराएं हैं। इसके साथ ही प्रत्येक गांव में जल संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और वे आमदनी के स्रोत भी बन जाएंगे। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये कमाई के भी स्रोत बनेंगे। असम में मछली तो भोजन और आजीविका का एक अहम साधन है। इन अमृत सरोवरों से मछली पालन को भी खूब लाभ मिलने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश का विकास कर रही है। अहोम साम्राज्य के बहादुर कमांडर लाचित बोरफुकन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां हम देश की आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, वहीं लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती भी मना रहे हैं। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकन जी की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा है। कार्बी आंगलोंग से देश के इस महान नायक को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। श्री मोदी ने असम मेघालय सीमा समझौते का भी स्वागत किया और कहा कि बातचीत के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान से पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में सीमा विवाद हल करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 5 अरब रुपए से अधिक की लागत से शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में डिग्री कॉलेज और जिले के कोलोंगा में कृषि महाविद्यालय शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने असम में 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ये सरोवर करीब 1150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डिब्रूगढ़ कैंसर केंद्र का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी डिब्रूगढ़ से ही वर्चुअल माध्यम से 7 कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण करेंगे और 7 अन्य की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री आज डिब्रूगढ़ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बांग्लादेश और भूटान की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश की यात्रा पर आज ढाका पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन के साथ बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बांग्लादेश की वर्तमान यात्रा पिछले करीब 1 साल में ढाका की उनकी दूसरी यात्रा है। बांग्लादेश की उनकी यह यात्रा उच्च स्तरीय यात्राओं की एक श्रृंखला में आती है, जिसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए ढाका पहुंचे थे। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1971 में पाकिस्तान पर जीत के प्रतीक 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचे थे। उच्च स्तरीय यात्राओं की यह श्रृंखला भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे और मजबूत संबंधों को दर्शाती है। डॉक्टर जयशंकर की यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन ने कहा कि बैठक के दौरान सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आने का निमंत्रण देने वाला पत्र भी सौंपने की संभावना है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। भूटान यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते छेरिंग और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष परस्पर हितों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक, आर्थिक और जनसंपर्क सहित हर क्षेत्र में संबंध मजबूत हुए हैं।
श्री मोदी ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की हाल की भारत यात्रा ने कोविड के बाद की दुनिया में विशेष रूप से सामरिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की कार्य योजना तैयार की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति के तौर पर 2,78,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और उस वर्ष के लिए कुछ भी बकाया नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 के 10 महीनों में से 8 का जीएसटी मुआवजा राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर विपक्ष शासित राज्यों की आलोचना करते हुए कहा है कि यदि वे आयातित शराब पर कर में कटौती की बजाय पेट्रोल और डीजल के कर में कटौती करें तो इनके दाम कम हो जाएंगे। श्री पुरी ने ट्वीट में कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट 14.5 से 17.5 रुपए प्रति लीटर के बीच है, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों में वैट 26 से 32 रुपए प्रति लीटर है। श्री पुरी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोगों को राहत देने के बजाय केवल विरोध और आलोचना करते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की थी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में गिरिराज सिंह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के साल भर के आयोजनों के अंतर्गत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना है। आज 75 जिले में हम उन सेनानियों को याद कर रहे हैं जिनके कारण आज देश स्वतंत्रता के आंदोलन में बड़ी सफलता प्राप्त की, और 9 विभाग और 17 ऐसे उनके योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं को सैचुरेशन मोड पर ले जाना और 90 दिनों के अंदर ले जाना, ये प्राथमिकता के साथ तय किया गया है। इसके लिए आज डैशबोर्ड भी बना दिया गया है जिस पर बेस डेटा और टारगेट डेटा रहेगा और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग होते रहेगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विकास के मानकों में अत्यंत पिछड़े इन 75 जिलों का चयन प्रति व्यक्ति मासिक आय और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इस महीने की 26 और 27 तारीख को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी टेलीमेडिसिन यानी ई संजीवनी योजना के माध्यम से 3,50,000 लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में एक ही दिन में अब तक की सर्वाधिक संख्या में ई संजीवनी सुविधा के लिए संपर्क किया गया। इसके अलावा इस महीने की 26 और 27 तारीख को ई संजीवनी ओपीडी टेलीमेडिसिन सेवाओं का 76 लाख से अधिक रोगियों ने लाभ उठाया है। ई संजीवनी ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मरीज और डॉक्टर से परामर्श लेने की सेवा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है।
सांबा जिले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई। सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क करवाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल केवल कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के हमारे सपनों की अभिव्यक्ति है। वित्त मंत्रालय ने कहा, राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 2,78,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई भुगतान लंबित नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अगर विपक्ष शासित राज्य आयातित शराब पर कर में कटौती के बजाय पेट्रोल के करों में कटौती करें तो ईंधन सस्ता हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 90 दिन का अंतर मंत्रालयीय अभियान आजादी से अंत्योदय का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी टेलीमेडिसिन ई संजीवनी योजना की सुविधा का लाभ उठाने के लिए इस महीने की 26 और 27 तारीख को रिकॉर्ड 3,50,000 लोगों ने टेली परामर्श के लिए पंजीकरण कराया। जम्मू में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने वाला देश का पहला जिला बना। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में मेजबान केरल और कर्नाटक की टीम के बीच पहला सेमीफाइनल आज शाम मल्लपुरम में खेला जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली में एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। ये एमएसएमई को पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करते हुए अधिकतम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम करने की एक पहल है। इस अवसर पर श्री राणे ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज से झारखंड के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे आज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कार्य योजना की समीक्षा बैठक करेंगे। श्री जोशी राज्य के गोड्डा जिले में स्थित राजमहल कोयला खान के सभी पक्षकारों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। कोयला मंत्री कल सड़क मार्ग से बारका स्याल कोयला खान का निरीक्षण करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 188 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 19,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 3,303 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 16,980 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम वीरगाथा प्रसारित कर रहा है। आज वीरगाथा में सुनिए अज्ञात नायकों की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय।
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है और आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। उत्कल संतान तेबे किंपा तुही भीरू तोहर जननी रोदन करिले कहिबाकू किंपा डरू। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम समाज सुधारक मधुसूदन दास का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 28 अप्रैल 1848 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। 1903 में उन्होंने उत्कल सम्मेलनी की स्थापना की, जिसने 1 अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा के गठन के लिए अभियान चलाया। ओडिशा के पहले स्नातक और अधिवक्ता मधुसूदन दास को महान कुल वृद्ध और उत्कल गौरव की संज्ञा भी दी जाती है। ओडिशा में उनका जन्म दिवस 28 अप्रैल वकील दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूर्व पुरुष जय करिथिले गंगा ठारू गोदावरी तांकरी ओरसु जन्म होई तुही केउ गुणे मधुसूदन दास ने देश मिश्र आंदोलन की शुरुआत की और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने एक सफल वकील, समाज सुधारक और देशभक्त के रूप में राष्ट्र की अतुलनीय सेवा की। एक सशक्त कानून निर्माता और पत्रकार के रूप में उन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। वे विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बनने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे। वो ओडिया, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के सशक्त वक्ता भी थे। एक लेखक और कवि के रूप में देशभक्ति उनके मन में हमेशा सर्वोपरि रही और उनकी समस्त साहित्यिक रचनाओं में अभिव्यक्त हुई। उन्होंने अंग्रेजी और ओडिया दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ अनेक लेख और कविताएं लिखी। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं उत्कल संतान, जाति इतिहास और जन नीरा उक्ति। जातिरो उन्नति से काहू करिब स्वार्थे जरा समान सागुना बिलुआ चिकित्सक हेले सब की पाइब प्राण। मधुसूदन दास का निधन 4 फरवरी 1934 को हुआ। अपनी मृत्यु तक वे अपनी सारी संपत्ति ओडिशा के लोगों के कल्याण में लगा चुके थे। अपने राज्य और देश के प्रति उनका अमूल्य योगदान सदा सर्वदा याद रखा जाएगा। इस महान राष्ट्रवादी नेता मधुसूदन दास को कोटि कोटि नमन। आज हम शहीद केहर सिंह को भी याद कर रहे हैं। जेल में ब्रिटिश अधिकारियों की क्रूर यातनाओं से 28 अप्रैल 1925 को उनकी मृत्यु हो गई थी। होशियारपुर पंजाब के रहने वाले केहर सिंह सभी प्रार्थना सभाओं पर पाबंदी के ब्रिटिश शासन के आदेश के विरुद्ध 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक शांतिपूर्ण सिख जत्थे में शामिल हुए। नाभा के प्रशासक विल्सन जॉनसन के आदेश से जत्थे को रोक दिया गया और पुलिस ने इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। केहर सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए और नाभा की बीर जेल में पुलिस की बर्बर पिटाई से उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस निर्भीक और साहसी सपूत को हमारा नमन। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां पारी और जागा जागा है सागर, जागो। आज हम स्वाधीनता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ता नारायण सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। पहले वे महाराष्ट्र के खानदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे। अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने खानदेश में ही कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर ब्रिटिश सेना को छोड़ने और उनसे बगावत करने का आरोप लगाया गया।
उन्हें 10 वर्ष के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप में ही 28 अप्रैल 1960 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत केहर सिंह को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की एक कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। बंगलुरु में चल रहे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल उभरते खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का केवल एक मंच ही नहीं है, बल्कि इसमें उन्हें अपनी रचनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिल रहा है। विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी शारीरिक क्षमता के प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों ने जैन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में आज मेजबान केरल का मुकाबला कर्नाटक से होगा। मैच मल्लपुरम के पायनाड स्टेडियम में रात 8:30 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल मणिपुर और पश्चिम बंगाल आमने सामने होंगे। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल रात रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत मनीला में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में शुरुआती मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन और बी साई प्रणीत हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है वीर विनायक दामोदर सावरकर को। भारत भूमि पर ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका अदा की है। ऐसे ही एक सेनानी थे वीर विनायक दामोदर सावरकर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार वीर सावरकर के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय देते हुए कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने प्यार, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। विविध गुणों के धनी राजनीतिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था। वीर सावरकर बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। वीर सावरकर देश की आजादी के लिए अपनी तरफ से कुछ करना चाहते थे। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में गर्म हवाएं चलेंगी। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और लेह में बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना हर घर जल केवल सरकारी योजना नहीं है, बल्कि गरीबों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के हमारे सपनों की अभिव्यक्ति है। वित्त मंत्रालय ने कहा, राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 2,78,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई भुगतान लंबित नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अगर विपक्ष शासित राज्य आयातित शराब पर कर में कटौती की बजाय पेट्रोल के करों में कटौती करे तो ईंधन सस्ता हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 90 दिन का अंतर मंत्रालय अभियान आजादी से अंत्योदय का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी टेलीमेडिसिन योजना की सुविधा का लाभ उठाने के लिए हर महीने की 26 और 27 तारीख को रिकॉर्ड
3,50,000 लोगों ने टेली परामर्श के लिए पंजीकरण कराया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।